नमस्कार। आज हम बात करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में या भारतीय भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम किसी स्थान की शैलीय संरचना की स्टडी करते हैं, अर्थात वहाँ पर चट्टानों का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी हम भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारतीय भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर चतुर्थक युग तक की शैलीय संरचना देखने को मिलती है। कई भूवैज्ञानिकों ने भारतीय भूमि को भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से 3 बड़े भागों में विभाजित किया है। ये 3 बड़े भाग कौन कौन से हैं, अगर इनकी बात करें तो सबसे पहला है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे प्राचीन भूखंड है और इसे गोंडवाना लैंड का ही भाग मानते हैं। सेकंड नंबर पे है हिमालय पर्वत और इसे टर्शरी युग का माना जाता है। और फिर तीसरे नंबर की बात करें तो वो है उत्तर भारत का मैदान, जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के जलोढ़ क्षेत्र में हुआ है। इनके जलोढ़ जमाव से हुआ है। और अगर हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के विकास को देखें तो हम इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें, सेकेंड नंबर पे लेंगे पुराण समूह की शैलें, तीसरे नंबर पे लेंगे हम द्रविड़ियन युग की शैलें और चौथे नंबर पे लेंगे हम आर्यन युग की शैलें। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें। प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें या चट्टानों में इसके अंतर्गत हम 2 शैल समूहों को लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है आर्कियन या आद्यकल्प समूह की शैलें और सेकंड नंबर पे है धारवाड़ समूह की शैलें। अब इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियन या आद्यकल्प समूह की शैलों के बारे में। आर्कियन या आद्यकल्प शैल समूह जेडी डाना ने पृथ्वी के प्राचीनतम शैलों के सूचक के रूप में आद्यकल्प शब्द का प्रयोग किया था। आद्यकल्प की चट्टानों में जीवन के साक्ष्य नहीं मिलते, अर्थात ये जीवविहीन चट्टानें होती हैं। और इस प्रकार की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ मिलती है? इस आद्यकल्प समूह की चट्टानें भारत में अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्याचल, मेघालय के पठार और मिकीर की पहाड़ियों में देखने को मिलती है। और ये चट्टानें रवेदार व कायांतरित रूप में मिलती है। और इनमें इस शैल समूह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आद्यकल्प शैल समूह या आर्कियन शैल समूह के। तो सबसे पहले है बंगाल नीस, दूसरे नंबर पे है बुंदेलखंड नीस और तीसरे नंबर पे है नीलगिरी नीस। अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बंगाल नीस की। तो बंगाल नीस भारत में ये पश्चिमी बंगाल, बिहार व उड़ीसा व कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यह शैल संरचना हमें पूर्वी घाट, ओडिशा के कोरापुट, बोलनगिरी क्षेत्र में जिलों में और झारखंड के मानभूमि व हजारीबाग में भी यह शैलीय संरचना देखने को मिलती है। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं बुंदेलखंड नीस की। तो इस प्रकार की शैलीय संरचना हमें बुंदेलखंड जिले यानी यूपी और बघेलखंड यानी एमपी में, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान व आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में भी इस तरह की शैलीय संरचना देखने को मिलती है। और लास्ट में बात करते हैं हम नीलगिरी नीस की। तो यह तमिलनाडु के नीलगिरी व दक्षिणी आर्क्ट व बिल्लीगिरी रांगन, पलन्नी, शिवराई की पहाड़ियों में देखने को मिलती है। और इसको चर्नोकाइट श्रेणी भी कहते हैं, यानी नीलगिरी नीस को चर्नोकाइट श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त इस श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ? कर्नाटक, केरल, मालाबार, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर व ओडिशा के बालासोर में भी यह श्रेणी या फिर इस शैलीय संरचना देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं धारवाड़ समूह की शैलों के बारे में। धारवाड़ समूह की शैलें, इनका निर्माण अपरदनकारी पदार्थों के जमाव व कायांतरित चट्टानों के कारण हुआ है। और इस क्रम में आग्नेय व अवसादी दोनों ही प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं।
और इन चट्टानों में लोहायस्क, मैग्नीज, तांबा, जस्ता व सोना भी मिलता है। अर्थात ये चट्टानें खनिज संपदा से संपन्न हैं। और इस क्रम की शैलों में या फिर इस क्रम के शैल समूह में हमें जो श्रेणियां देखने को मिलती है वो है चैंपियन श्रेणी, चंपानौर श्रेणी, क्लोपजेट श्रेणी, शोषर श्रेणी या सकोली श्रेणी। अगर हम बात करें चैंपियन श्रेणी की, तो चैंपियन श्रेणी का विस्तार कर्नाटक के कोलार व रायचूर जिलों में है। और चंपानेर श्रेणी बड़ोदरा के पास अरावली का जो बाहर निकला हुआ वहाँ है। और क्लोपजेट श्रेणी मध्य प्रदेश के बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। और शोषर श्रेणी छिंदवाड़ा MP व भंडारा में विस्तृत है। और साकोली श्रेणी जबलपुर और रीवा जिलों में विस्तृत है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे शैल समूह की, यानी पुराण शैल समूह की। इस शैल समूह में निम्न शैलों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें सबसे पहला है कुडप्पा क्रम की शैलें और दूसरे नंबर पे है विंध्यन क्रम की शैलें। अब सबसे पहले हम बात करें कुडप्पा क्रम की शैलों की, तो इस क्रम की शैलों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। और कुडप्पा जिले में ये शैलें अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, अर्थात इनका विस्तार कैसे है, अर्धचंद्राकार रूप में। और भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये शैलें धारवाड़ क्रम की शैलों के जलीय अपर्दन के कारण उनके जमा अवसादों से बनी है, यानी धारवाड़ क्रम की जो शैलें थी, जलीय शैलें थी, उनका अपर्दन हुआ और उन अपर्दन के कारण जो उनका मलबा जमा हुआ उनसे इन शैलों का निर्माण हुआ। और इस क्रम की शैलों में हमें स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट देखने को मिलते हैं। अगर इन शैलों के विस्तार की बात करें तो ये शैलें हमें पापाघानियम चेमार श्रेणी के निचले भाग में और कृष्णा व नल्लामलाई के ऊपरी क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। और इसके अतिरिक्त ये हमें कृष्णा घाटी, नल्लामलाई, पापाघानी, दिल्ली की श्रेणी, बिजवार श्रेणी, कालगढ़ी श्रेणी में भी ये देखने को मिलती है। और इस कुडप्पा क्रम की शैलों में हमें लोहा, मैग्नीज, इसके अलावा चूना पत्थर, तांबा, निकल, संगमरमर आदि खनिज पदार्थ भी यहाँ पर मिलते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं विंध्यन क्रम की शैलों की, तो इन शैलों का निर्माण कुडप्पा क्रम की शैलों के बाद हुआ है और इनका अधिकांश जमाव हमें विंध्याचल क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी कारण इसे विंध्याचल नाम से जाना जाता है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो इस शैल समूह का विस्तार चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान से लेकर सासाराम बिहार तक है, यानी चित्तौड़ से लेकर सासाराम तक इस शैल समूह का विस्तार देखने को मिलता है। और महान सीमा भ्रंश विंध्याचल क्रम को अरावली से अलग करता है। और विंध्याचल क्रम की शैली में सोन घाटी, कर्नूल श्रेणी, भीमा श्रेणी, पल्लनी श्रेणी, चित्तौड़गढ़, मालवा, बुंदेलखंड में भी देखने को मिलती है। और अगर इस शैल समूह की बात करें तो इसमें हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि खनिज मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट द्रविड़ियन युग की शैलों के बारे में। द्रविड़ियन युग की शैलों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक मानी गई है। और इनमें इस युग की शैलों में जीवाश्म मिलता है। और अगर भारत में बात करें इस प्रकार की शैलों की, तो भारत में इस प्रकार की शैल हमें जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल, अनंतनाग क्षेत्रों में, और हिमाचल के स्पीति, कांगड़ा व शिमला क्षेत्रों में, और उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्रों में इस युग की शैलों का विस्तार देखने को मिलता है। और अगर बात करें हम भारतीय भूगर्भ समय सारणी में, तो भारतीय भूगर्भ समय सारणी में ऑर्डोविशियन, सिलूरियन व कार्बोनिफेरस परमीनियन कालों को द्रविड़ियन महाकाल के अंतर्गत रखा गया है। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में रीवा के अतिरिक्त कहीं पर भी इस प्रकार की शैलीय संरचना का विस्तार में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे
चौथे और अंतिम शैलीय संरचना के बारे यानी आर्यन युग की शैल संरचना के बारे में। आर्यन युग की शैल संरचना की बात करें तो इस युग की शैलों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर प्लीस्टोसीन युग के मध्य हुआ है और इस शैल समूह के अंतर्गत निम्न शैल समूह को रखा गया है, जिनमें सबसे पहले है गोंडवाना क्रम की शैलें, दूसरे नंबर पे है दक्कन ट्रेप और तीसरे नंबर पे है तृतीय क्रम की शैलें या टर्शियरी युग की शैलें और लास्ट में है चतुर्थ क्रम की शैलें। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम की शैलों के बारे में। गोंडवाना क्रम की शैलों का विकास कार्बोनिफेरस युग से लेकर सेनोजोइक युग के प्रारंभ तक माना जाता है और इन शैलों में रेंगने वाले जीवों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर भारत में बात करें इस प्रकार की शैलों के विस्तार की, तो भारत में दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की शैलों का विस्तार देखने को मिलता है और भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना शैलों में ही मिलता है। और इनमें जो प्रमुख श्रेणियां हैं, गोंडवाना क्रम की शैलों में जो प्रमुख श्रेणियां देखने को मिलती है वो है, सबसे पहले है तलचर श्रेणी। तलचर श्रेणी का विस्तार है महानदी के बेसिन में यानी ओडिशा के तलचर क्षेत्र में, यहाँ पर कोयला मिलता है। सेकंड नंबर पे जो श्रेणी वह है दामोदर श्रेणी। दामोदर बेसिन में इस श्रेणी का विस्तार है और इसमें जो कोयला क्षेत्र है वो है रानीगंज, झरिया, बोकारो, सिंगरौली, कोरबा, पेंचगाड़ी आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरे नंबर पे है पंचेत श्रेणी। यह श्रेणी रानीगंज के दक्षिण में है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे दक्कन ट्रैप की। तो दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस प्रणाली, अगर दक्षिण के पठार की निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में माना जाता है और इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। और इस दक्कन के पठार में हमें काली मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है और लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज जैसे तत्वों की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। और दक्कन ट्रैप के विस्तार की बात करें तो यह हमें महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय क्रम की या टर्शियरी युग की शैलों की। तो टर्शियरी युग के इस काल को इयोसीन से लेकर प्लायोसीन युग तक माना गया है और इस युग में माना गया कि तेथिस भूसन्नति के उत्थान से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण को 3 चरणों में माना गया है। सबसे पहले चरण या प्रथम उत्थान को इयोसीन युग से मध्य ओलिगोसीन युग तक माना गया। इयोसीन युग से लेकर मध्य ओलिगोसीन युग तक जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसे ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना गया। और द्वितीय उत्थान में इसमें द्वितीय उत्थान को मध्य मायोसीन युग में माना गया और इस मध्य मायोसीन युग में जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसे लेजर या लघु हिमालय के नाम से जाना गया। और तीसरा हिमालय का जो तृतीय उत्थान हुआ उसे उत्तर प्लायोसीन युग में माना गया और इस युग में शिवालिक या बाहरी हिमालय का निर्माण माना गया। इस प्रकार टर्शियरी युग की शैलें हमें हिमालय में देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे चतुर्थ क्रम की या क्वार्टरनरी युग की शैलों के बारे में। तो इस प्रकार की शैलें हमें प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग की देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो प्लीस्टोसीन युग की, तो प्लीस्टोसीन युग में बड़े स्तर पर हिमानीकरण हुआ और इस युग में हमें जो शैलीय संरचना देखने को मिलती है वो भारत में हमें कश्मीर वाले इलाके में, जैसे कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें हिमौर, करेवा, भदरवा के जमाव इसी युग के देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें अगर हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा व ताप्ती नदियों की, तो इन नदियों के द्वारा जो कांप बांगर व नवीन बांगर का जवाब किया गया है वो भी प्लीस्टोसीन काल का ही है। और कच्छ के रण की अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो इनका निर्माण भी इसी युग में माना गया है।
अगर हम भारत के तटीय क्षेत्रों में जिनमें कि कांप जमाव देखने को मिलता है उसकी बात करें तो वह कांप जमाव भी हमें क्वाटरनरी युग में ही देखने को मिलता है। और इस वीडियो में आज इतना ही। तो आज हमने भारत के भूगर्भिक संरचना की बारे में बात की। भारतीय भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनके सब डिवाइडेशन कैसे किए गए, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।